नेताजी के नाम पर। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और इस जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बड़ा आयोजन और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में जो मंच सजा, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शिरकत की। कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने इस मंच के जरिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, उनके देश के प्रति योगदान को याद किया, देश की आजादी में उनकी भूमिका को याद किया, उनके पराक्रम को याद किया। और यही कारण है कि अगर हम बात करें बीजेपी की या फिर केंद्र सरकार का जो आयोजन, उसकी बात करें तो पराक्रम दिवस के रूप में आज का ये आयोजन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए ये बताने की कोशिश की, नेताजी की जो पूरी जीवनी थी उसको समेटने की कोशिश की, और जो कुछ देश में चल रहा है, जो कुछ देश में प्रगति के तौर पर देश आगे बढ़ा है, विश्व बिरादरी में जो साख देश की बढ़ी है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर नेताजी होते तो वो गर्व का अनुभव कर रहे होते। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए सपना सजोया था, ठीक देश अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, तो ममता बनर्जी टीएमसी ने भी देश नायक दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया। जिस मंच की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ममता बनर्जी की तलखी भी देखने को मिली, नाराजगी भी देखने को मिली। आज इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे ही जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको पहले दिखाते हैं, फिर पूरे पैनल के साथ डिबेटर पर आएंगे। ये शंख की ध्वनि है या फिर शंखनाद? पश्चिम बंगाल की सीएम आखिर क्या कर रही हैं? फिर ममता का ये रंग भी देखिए, ये रैली है या फिर ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन? चलिए पहले नजर डालते हैं इन दो तस्वीरों पर। दरअसल आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इस दौरान ममता बनर्जी केंद्र की मोदी सरकार पर भड़की। ममता कोलकाता को राजधानी बनाने की मांग भी कर बैठी। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के पराक्रम दिवस का विरोध भी किया। तो पीएम मोदी भी नेताजी की जयंती पर कोलकाता दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान नेशनल लाइब्रेरी का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी किया। विकट से विकट परिस्थिति में भी इतना हौसला, इतना साहस कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती ठहर न पाए। मैं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। तो वहीं बीजेपी नेताजी की 125वीं जयंती पर देश भर में आयोजन कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी को नमन किया। सौभाग्य है कि यहाँ आके मैंने उनको प्रणाम किया है और मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि जिस लक्ष्य के लिए नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन, कितने कष्ट और कठिनाइयां सही और जीवन बलिदान कर दिया। सचमुच में ये स्थल धन्य है। दरअसल इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है, उससे तो साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी कुछ चिंता में तो हैं।
बंगाल में जिस तरह से ममता के साथी उनका साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उससे भी बीजेपी का जनाधार बढ़ता दिख रहा है। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि चुनाव में किसको क्या मिलता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती और जयंती के अवसर पर न केवल पश्चिम बंगाल, न केवल कोलकाता, बल्कि पूरे देश में कई तरह के आयोजन, खासतौर पर बीजेपी ने जो आयोजन किए। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी 9 किलोमीटर का रास्ता तय करके मार्च निकाला। या फिर इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस को याद किया, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के उन महापुरुषों को याद किया जिनकी न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। साथ ही कई तरह की घोषणाएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर, चाहे हम हावड़ा एक्सप्रेस की बात करें, उसका नाम नेताजी एक्सप्रेस करने की बात हो, डाक टिकट जारी करने की बात हो, सिक्का रिलीज करने की बात हो, या फिर ये भी कहेंगे कि ममता बनर्जी ने भी तमाम तरह की मांग की है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। नेताजी के नाम पर जो कुछ आज देश ने देखा, या जो कुछ हुआ, या फिर जो कुछ आगे की रणनीति है। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। उसके बाद हम डिबेट को आगे ले जाएंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ में हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी प्रवक्ता नेता। गुलरेज जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मैं इससे पहले कि बीजेपी कांग्रेस के पास आऊं, उससे पहले मैं चैतन्य भट्ट साहब के पास में आऊंगा। चैतन्य जी, जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में और नेताजी की 125वीं जयंती, बड़ा दिन, और जो योगदान इस देश के प्रति नेताजी का रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम उदाहरणों के जरिए, पश्चिम बंगाल को भी तमाम उदाहरण के जरिए जो महापुरुषों का योगदान रहा है कि किस तरह से नेता जिन्हें देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, किस तरह से उन्होंने एक अपना संगठन तैयार किया, अपनी फौज तैयार की, और फिर आज़ादी के लिए लगातार वो लड़ते रहे। दूसरी तरफ वो तमाम सारी बातें, राजनीति, सियासत भी। हम सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के उस संबोधन पर आपकी बात करना चाहूँगा। क्या इस मंच के जरिए न केवल देश बल्कि विश्व विराधरी को कहीं ना कहीं उन्होंने एड्रेस किया है और ये बताने की कोशिश की है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस तरह के नेता थे, जो कुछ वो सोचते थे, आज भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, न केवल देश में बल्कि दुनिया में। ये देखिए, नेताजी चंद्र बोस को भारतीय राजनीति के बहुत सफल पार माने जाते हैं। उनको लेकर बहुत सी रहस्यात्मक बातें भी हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई भी कि नहीं हुई, वो एक इस तरह से अज्ञातवास में भी रहे, इस तरह की बहुत सी बातें हैं। लेकिन ये बात सही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजादी दिलाने में जितना बड़ा योगदान है, मुझे लगता है कि उतना दूसरे नेताओं का इतना योगदान नहीं है। ये बात अलग है कि गांधी जी से उनके विचार नहीं मिलते थे, क्योंकि वो बड़ा गर्म दल के नेता माने जाते थे, और गांधी जी अहिंसा को अपना राष्ट्र मानते थे। कलकत्ता में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 125वीं वर्षगांठ पर संबोधन दिया है, उन्होंने इस तरह से लोगों को ये बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो रास्ते थे, हम उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं, और निश्चित तौर पे हमारा देश उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। कल क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, 2-3 महीने के बाद चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सियासत निश्चित तौर पे सामने आएगी। उस मंच प्रधानमंत्री के बाद ममता बनर्जी को बोलने के लिए कहा गया, तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए सामने। तो क्या भट्ट साहब, मेरा यही सवाल अगला आता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उस मंच का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन
ममता बनर्जी, चूंकि अभी चुनाव होना है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, और चुनाव की रणनीति दोनों बना रहे हैं, चाहे टीएमसी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, या बीजेपी की हम बात करें। ऐसे में क्या ममता बनर्जी उस मंच का उपयोग नहीं कर पाई, जैसे ही जय श्री राम के नारे लगे और वो नाराज हो गई और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना संबोधन नहीं दिया? कहीं ना कहीं ये मंच का उपयोग वो कर सकती थी? नहीं, कर तो सकती थी, लेकिन उनका कहना यह था कि चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, एक शासकीय कार्यक्रम है, इसलिए इसमें इस तरह की धार्मिक नारे न लगा के अगर जय हिंद का नारा लगाया जाता, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तो वो ज्यादा बेहतर होता। उनको लगा कि हो सकता है कि उनको चिढ़ाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए इस तरह के नारे लगाए गए हों, और हो भी सकता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही चुनावों को लेकर, जिस तरह का माहौल है वहां पे, तो हो सकता है कि बीजेपी के बहुत से लोगों ने जानबूझ के, जैसे ही ममता बनर्जी मंच पर आई थी उसी समय, बिल्कुल भट्ट साहब, बिल्कुल अहम बात की, शायद जानबूझ के ऐसा किया हो, क्योंकि अगर 2019 का हम जिक्र करें तो दो ऐसे मौके पहले भी हैं जब ममता बनर्जी का जब काफिला जा रहा था, वो जा रही थी, तो उस समय भी जय श्री राम के नारे लगे थे, वो नाराज हो गई थी। दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब के पास में आता हूं, बीजेपी प्रवक्ता। क्या गुलरेज जी पूरे से स्पॉन्सर्ड था क्या कि इस तरह से जैसे ही ममता बनर्जी बोलने आए उस समय जय श्री राम के नारे लगाए जाएं और फिर कहीं ना कहीं दीदी बौखला जाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज यही काम देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करके किया है। वे श्रद्धांजलि देश के प्रथम प्रधानमंत्री को अर्पित करने ही कोलकाता गए थे। अब जहां तक आप पूछे नारे लगाने का जहां तक विषय है, कोई बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, सरकारी प्रोग्राम था। सरकारी प्रोग्राम में सभी लोग आते हैं, अब जिसकी जैसी मंशा उसने नारे लगाए। अब दीदी को कोई इसमें चिढ़ने का तो विषय नहीं था, यदि चिढ़ते हैं तो वो उनकी इच्छा है, उनकी स्वेच्छा है। हालांकि हम तो उसकी भी तारीफ करते हैं। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी स्टेज पर नहीं आएंगी, कोई या पीएम से मिलने नहीं आएंगी, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को वे इज्जत नहीं देती है। फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के जो संघवाद है उसको तार तार करने का उन्होंने काम किया है। लेकिन आज उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को इज्जत दी, तो हम उसकी भी तारीफ करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, यदि भारत के संविधान की इज्जत करता है तो हम उसकी इज्जत करेंगे। लेकिन एक बात है, आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री का जाना क्या दर्शाता है। प्रधानमंत्री का जाना बहुत कुछ दर्शाता है। और जब से वे मुख्यमंत्री थे तभी से वे नेताजी को जो राष्ट्रीय पटल पर लाने का प्रयास करते रहे। कि हुआ ये कि जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी, जिन्होंने इतिहास लिखा आजादी के बाद, उनको बंगाल तक सीमित कर दिया, बंगाल का नेता बना दिया। आप ये देखिए कि कितने बच्चों ने पढ़ा है टेक्स्ट बुक्स में कि 1938 का वह स्वर्णिम साल था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वे निर्वाचित हुए थे। बाकी ये बात सच है कि बाद में उनको हटाया गया, जिस प्रकार से स्ट्रेचर पर बीमार अवस्था में उनको लाया गया, इस्तीफा लिया गया, ये सब कुछ सच है। लेकिन उनके इतिहास को छुपाया गया। देश को यह भी जानना होगा कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया। नेहरू सरकार ने यहाँ तक यह भी किया था कि उनके ऊपर गुप्तचर विभाग लगा रखा था। जहां तक उनकी पत्नी जो जर्मनी से उनके रिश्तेदारों को बंगाल में पत्र लिखती थी, उसकी भी फोटोकॉपियां निकाली जाती थी, उसको पढ़ा जाता था। तो इन सब चीजों की वजह से उनको वह सम्मान नहीं मिला भारत में जो जिसके वह अधिकार है। तो वो अधिकार, चलिए गुलरेज जी मैं आता हूँ, दूसरे दौर में आऊंगा, उससे आगे की बातचीत मैं करूंगा और जो कुछ ममता बनर्जी ने आज कहा है उसकी भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। और ब्रजेश पांडे साहब के पास में आता हूं, ब्रजेश जी के पास में आता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस के युवा नेता, बेबाकी से अपने बात रखने वाले। ब्रजेश जी, जिस तरह से हम उस कोर्ट पर आएंगे, हालांकि आज जाहिर सी बात है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लंबे समय से हम सभी ने पढ़ा है, जाना है, समझा है, और फिर आज जो कुछ पीएम नरेंद्र मोदी ने उस मंच से उनको लेकर कहा। लेकिन मैं उस पर पहले आता हूं कि जैसे ही ममता बनर्जी आई, जय श्री राम के नारे लगे, और जो कुछ ममता बनर्जी ने कहा कि सरकारी आयोजन और कहीं ना कहीं हमें बेइज्जत इसमें किया गया है, टारगेट किया गया है, क्या जय श्री राम के नारे लगने से वाकई ममता बनर्जी की वहां पर बेइज्जती हुई? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के सबसे प्रमुख न्यूज चैनल आपके माध्यम से, आज नेताजी की जयंती है,
और आज के दिन ही 23 जनवरी 1897 को कटक में उड़ीसा में नेताजी का जन्म हुआ था। आपके माध्यम से नेताजी की जयंती को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी घटना चक्र आज घटित हुआ, जो कि सवाल आपने हमसे शुरुआत यहाँ से किया, तो सीधे मुद्दे में मैं आता हूँ। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर न सिर्फ इस देश के लोकतंत्र का बल्कि इस देश का संविधान उड़ाया जा रहा है। और ये कौन उड़ा रहा है? अभी मेरे भाजपा के काबिल प्रवक्ता मित्र कह रहे हैं, कितनी हास्यास्पद बातें कर रहे थे। आतंकवादी कह कांग्रेस ने कबू ने घोषित कर दिया। कुछ भी बोलते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता है कि कौन उड़ा रहा है इस देश के अंदर एक सामुदायिक पार्टी। आप बताइए। मैं गुलरेज जी चाहूंगा प्लीज, मेरा निवेदन है गुलरेज जी कि अब जब ब्रजेश जी बोल रहे हैं तो ब्रजेश जी को बोलने दीजिए। मैं अगर उसी का काउंटर आपका है कुछ तो मैं आपके पास में डायरेक्ट आ जाऊंगा, फिर मैं भट्ट साहब के पास में आऊंगा। प्लीज बोलने दीजिए, तभी चर्चा आगे बढ़ेगी। ब्रजेश जी। देखिए राजेश जी, आज नेताजी की 125वीं जयंती थी और पूरे देश ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। ममता दीदी ने आज इसको लेकर के श्याम बाजार से लेकर रेड रोड तक कलकत्ता में पदयात्रा किया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं 10 साल यूपीए सरकार के समय कलकत्ता में कोल इंडिया का मेंबर था, CIL का। हमने देखा है तब उस समय लेफ्ट की सरकार हुआ करती। बंगाल के अंदर नेताजी को लोग किसी गॉड की तरह, ईश्वर की तरह पूजा करते। और आज दीदी ने जो भाषण दिया, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देश के प्रथम पंक्ति के प्रथम नायक थे नेताजी। लेकिन आज का ये कार्यक्रम, जिस मुद्दे को लेकर आपने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे किया, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे ही ममता दीदी भाषण देने शुरू हुई, कुछ लोगों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जैसे राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। मैं कहता हूं, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी का लखनऊ का वो दौरा याद नहीं है, वो कृपापूर्वक मुझसे क्लिप्स लेके देखें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी बात को लेकर के मंच छोड़ के चले गए थे। बोले साहब धार्मिक नारे मत लगाए, राजनीतिक कार्यक्रम। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देश के कल्चर मंत्री वहां पे बैठे थे। जब उन्होंने भाषण दिया तो किसी ने जय श्री राम के नारे नहीं लगाया। प्रधानमंत्री जी के भाषण में किसी ने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। अरे वंदे मातरम बोलते ना, कौन रोका है आपको? जो नेताजी का होता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वंदे मातरम बोलते हैं, किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन किसी को ह्यूमिलेट करना, और वो भी एक चीफ मिनिस्टर को जो लगातार 10 वर्षों से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये चीजें अशोभनीय है। और इस तरह से, जिस तरह से आज विक्टोरिया मेमोरियल में घटना हुई है, मैं इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। नहीं, लेकिन ब्रजेश जी ब्रजेश जी बिल्कुल सवाल एक ये यहाँ बनता है। नो डाउट ममता बनर्जी लंबे समय से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, एक बड़ा योगदान उनका भी रहा है। लेकिन चाहे आज का मामला हो या फिर 2019 के हम 2 घटनाक्रम जिस तरह से याद कर रहे हैं, उस समय भी जब जय श्री के उनका काफिला निकल रहा था, उनकी गाड़ी निकल रही थी, तो जिस समय जय श्री राम के नारे लगाए गए तो उन्होंने कार रोकी, और जिस तरह से जो कुछ हुआ सभी ने देखा, आपने भी देखा होगा। तो आखिर दीदी को इस बात की चिढ़ क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से परिपक्व एक वो राजनेता हैं, लंबा उनका राजनीतिक करियर है, लंबे समय से वो टीएमसी की वहां पर नेता है और मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि वो परिपक्वता जो उनकी दिखनी चाहिए इस मंच पर, क्योंकि बड़ा मंच था, पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर सैर कर रहे थे, ऐसे में इस चीज को दरकिनार करके कहीं दीदी और आगे का अपना विजन बताते कि नहीं, हमारा विजन ये है। समय था बताने के लिए कि हमने क्या किया पश्चिम बंगाल के लिए। देखिए राजेश साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, 10 साल के अंदर ममता दीदी ने अपनी एक फाइटर इमेज बनाई, लेकिन वो जितना ही कुरान को इज्जत करती हैं, जितनी बाइबल की इज्जत करती हैं, उतनी ही रामायण और महाभारत की भी इज्जत करती हैं। जिस समय दीदी को कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह उनके गाड़ी का काफिला रोक करके जय श्री राम के नारे लगाए, दीदी उतरी, वो वीडियो मेरे पास आज भी है। उन्होंने कहा राम सिया के बिना उतरे, आप नारा लगाइए तो पूर्ण नारा लगाइए, जय सिया राम का नारा लगाइए, जय श्री राम मत बोलिए, जय सिया राम। सिया है तो राम, शिव की शक्ति ही माँ पार्वती है, जगदम्बा है, और भगवान राम की शक्ति माँ सीता है। क्या गलत बोला ममता दीदी ने? मेरा कहना यह है कि जो नारे को माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है साहब ये क्रिमिनल नारा, उसको आप ममता दीदी के भाषण शुरू हुआ उसी समय आप लगाना क्यों शुरू कर दिए? वो भी सरकारी कार्यक्रम हो रहा, वो भी एक मुख्यमंत्री 9 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही, जनता के साथ सहभागिता निभाते हुए वो आकर रही मंच में। ये गलत है, ये परंपराएं नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने वहां पे सीधे आपत्ति किया कि मैं तो प्रधानमंत्री जी और कल्चर मंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन जैसे मैं शुरू हुई भाषण देना उसी तरह जय श्री राम के नारे, जय श्री राम बोलिए, ममता दीदी को आपत्ति नहीं थी। अब जय श्री राम भाजपा का नारा हो चुका है, तो अब आप बताइए, चलिए जिस चीज को लेकर पूरी दुनिया, मैं दोबारा आता हूं भट्ट साहब के पास में, इससे आगे का जो मेरा सवाल है ब्रजेश जी, उससे आगे का जो सवाल है भट्ट साहब से मैं लूंगा, और इसी बात को जिसका जिक्र मैंने आपसे किया उस बात को मैं हल्का सा आगे बढ़ाना चाहूंगा भट्ट साहब के साथ में।
चैतन्य जी, जिस तरह से इसी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए, परिपक्वता की जो मैंने बात की है, नो डाउट कि लंबा उनका राजनीतिक करियर ममता बनर्जी का रहा है। हालांकि ये भी सही, आप उसका भी जिक्र कर चुके हैं, चूंकि चुनाव की तरफ अब पश्चिम बंगाल जा रहा है, जाहिर सी बात है जो टसन और जो टसल लंबे समय से टीएमसी और बीजेपी के बीच में पश्चिम बंगाल में चल रही है, वो किसी से भी छुपी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल फिर यहां पर थोड़ी आगे का सवाल इस पे है कि जो दीदी का गुस्सा था, उसमें कहीं ना कहीं गुस्से पर अगर बात की जाए तो परिपक्वता पर गुस्सा हावी रहा, और यही कारण है कि दीदी ने इस तरह से रिएक्ट किया। और वो तमाम सारी चीजें, वही बात मैं ब्रजेश जी से भी की थी कि बताने का मौका था एक पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि आप चुनाव में भी जा रहे हैं और आपने जो कुछ किया है, और लगातार बीजेपी आप पर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही, चाहे कानून व्यवस्था की हो या अन्य चीजों की बात हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौका मुझे लगता है भट्ट साहब की चूकता जरूर दिखा है। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि जो ममता बनर्जी का टेम्परामेंट है वो बिल्कुल अलग तरह का, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जब श्री राम के नारे लगाए गए तो उनको जानबूझ के ऐसा लगा कि जब पहले लोगों ने भाषण दिया तो श्री राम के कोई नारे नहीं लगे, लेकिन जैसे ही वो मंच पे आए उसी समय श्री राम के नारे लगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको ये लगा कि उनको ये चिढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। ये बात सही है कि अगर वो एक परिपक्व राजनीतिज्ञ की तरह उस चीज को इग्नोर कर देती है और अपना भाषण चालू रखती है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा और ज्यादा मिलता है। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में इस तरह की जो धार्मिक नारे हैं या इस तरह की जो कम्युनल बातें होती है वो नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव अपनी जगह है, चुनाव हो रहा है, निश्चित तौर पर दोनों पार्टी अपने अपने तरफ से पूरी ताकत लगा रही है। बीजेपी ने जिस तरह से टीएमसी के बहुत से लोगों को अपने पक्ष में कर लिया है, उनका जनाधार भी वहां बढ़ रहा है। तो एक ये बात भी है कि टीएमसी की ममता बनर्जी को लगता है कि उनका धीरे धीरे जो प्रभाव है वो कम होता जा रहा है। तो एक ये भी गुस्सा अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है। दूसरा फिर उनको जैसे ही मंच पे आए उसी समय अगर नारे लगाए गए तो ये भी उनके लिए थोड़ा सा उनको उद्वेलित कर गया। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि अब चुनाव आने वाला है इसलिए ममता बनर्जी को अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए। तो क्या भट्ट साहब टसल दिखाता है कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव है विधानसभा के वो आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह की पटकथा स्क्रिप्ट हम लंबे समय से देख रहे हैं आज देखी, और ये चुनाव आसान नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए वहां तो जिस तरह की हिंसा हो रही है, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा रही, बीजेपी वाले टीएमसी पे आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में तो हिंसा बहुत ज्यादा हो गई। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग ने कहा कि हम इस पर बहुत निगाह रखेंगे, लेकिन सवाल वही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह के चुनाव होने चाहिए उस तरह के चुनाव की स्थिति अब बन नहीं रही है, क्योंकि जिस तरह से आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी दुश्मनी और इतना प्रतिशोध की भावना भर गई है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बात ठीक नहीं है। क्योंकि चुनाव हार जीत होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की हार जीत होती है, वो सत्ता में आता है, कभी सत्ता से बाहर भी हो जाता है। लेकिन जिस तरह की स्थितियां मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में बन रही हैं वो लोकतंत्र के लिए घातक है। और विशेषकर ममता बनर्जी क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री हैं और उनकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पर है, तो उनको इस मामले में थोड़ा सा संज्ञान लेके अपने क्रोध पे भी काबू पाना चाहिए और भाजपा का जो भी पैतरा है उसके अगेंस्ट में अपना एक कोई दूसरा इस तरह का पैतरा अपनाना चाहिए, जिससे उनका जो प्रभाव अगर उनको लगता है कम हो रहा तो वो फिर से बना रहे। वैसे अभी एक जो सर्वे आया है उसमें 44% लोगों ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के लिए ऊपर पसंद किया है, दिलीप घोष को बहुत से कम लोगों ने। तो वो एक अलग बात है कि जो सर्वे आया उसमें सर्वे में 18,000 लोगों ने भाग लिया था। तो ममता बनर्जी की लोकप्रियता तो है, और उन्होंने जिस तरह से वो जिस तरह का सादा जीवन बिताती हैं, एक सफेद साड़ी पहन के, चप्पल पहन के और पैदल चलती हैं, तो उनका अपना एक प्रभामंडल तो है जिसको कोई अभी तक हटा नहीं पाया। पिछले 10 साल से वो राज कर रही, लेकिन बीजेपी इस प्रभामंडल को हटा के अपनी सत्ता वहां चाहती है। इसलिए देखिए कि आप सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी के पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए कोशिश में लगे हुए, इवन प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो और जगत प्रकाश नड्डा हो, सारे लोग वहाँ, कैलाश विजयवर्गीय तो वहां पे डेरे ही डाले हुए हैं। तो बीजेपी को लगता है कि एक बार अगर हमने ममता बनर्जी से सत्ता छीन ली तो हमारी सत्ता फिर आगे भविष्य बनी रहेगी। बिल्कुल, काफी अहम बात, काफी अहम चीजें चेतन भट्ट साहब ने कह दी हैं। लेकिन डॉक्टर गुलरेज साहब, आता हूं आपके पास में। अगर ब्रजेश जी ने जो कुछ कहा था उससे का कुछ आपको उत्तर देना तो एक लाइन में दीजिए, लेकिन मेरा जो सवाल आपसे है, मैं चाहता हूं कि सवाल का जवाब आए, वो बेहतर रहेगा। समय कम रहता है, चर्चा अगर अच्छी हो जाए, सारगर्भित हो जाए, अपना पक्ष रखना बिल्कुल जरूरी है। मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि इतने दिनों तक सुभाष चंद्र बोस की याद नहीं आई, अब
चुनाव के चलते बंगाल की याद आ रही है। माफ कीजिए, सुभाष चंद्र बोस का भी नाम जोड़ा है और साथ में बंगाल में जो तमाम तरह की चीजों की बात हुई है कि इसलिए चुनाव है, इसलिए बंगाल की याद आ रही है और कहीं ना कहीं मिशन इलेक्शन है। देखिए, ब्रिजेश भाई की बात का मैं उत्तर नहीं दूंगा अभी, बिल्कुल। यदि ये टीएमसी के प्रवक्ता होते तो जरूर देता, लेकिन ये कांग्रेस के प्रवक्ता। चलिए, मेरा जो सवाल है, जो मेरा सवाल नहीं, जो ममता बनर्जी का सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। जी जी, अब ममता दीदी का थोड़ा सा फैक्ट करेक्शन करना चाहिए और फैक्ट चेक करना चाहिए। आप देखिए, अनुज धर, जिनको एक अथॉरिटी माना जाता है, एक लेखक के रूप में, कोई पार्टीशियन नहीं है, उनका आप कई वक्तव्य सुनिए कि यहां तक कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तब भी उन्होंने अनुज धर की कितनी सहयोग लिया कि नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए को लोगों के बीच में उनके जो किस्से थे, जो उनका इतिहास था, उनको लेकर जाया जाए। और फिर उसके अलावा भी आप देखिए कि चाहे उनकी जो फाइल्स थी उसका डिक्लासिफिकेशन करना हो, उस समय कोई बंगाल का चुनाव नहीं था। तो जहां तक नेताजी सुभाष बाबू की बात है, सुभाष बाबू को हम एक नेशनल फिगर मानते हैं। यह बात अलग है कि कांग्रेस ने उनको साइडलाइन किया था। और मैं कुछ वर्ड सुभाष जी के बोलना चाहता हूं कि उन्होंने दो नाम लिए थे, मैं पहला नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, कि भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्थिति यह बन गई है कि दो लोगों को छोड़कर बाकी सबको एक्स्ट्रास में रखा गया है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो यह तो एक्स्ट्रा बना दिए गए थे, हम उनको मेन लीग में जो उनका स्थान है वो दिला रहे हैं। चलिए, ब्रजेश जी कुछ कह रहे हैं, ब्रजेश जी को लूंगा, गुल्ले जी ब्रजेश जी को ले लेता हूं, ब्रजेश जी कुछ बात कर रहे हैं। चलिए, गुल्लेश जी, ब्रजेश आपकी बात आई है, ब्रजेश जी। देखिए राजेश जी, दिस इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम। बहुत सीधी सी बात है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ भारत वर्ष के नेता नहीं थे, समूचे विश्व के मानचित्र में नेताजी की अलग शक्ति थी। मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि अलग अलग देशों में भी गए भी थे कि आप समर्थन करिए भारत का। को जर्मनी, जापान, अमेरिका, चीन की मानचित्र और आयरलैंड 11 देशों में सरकारी बंद कर दिया और जापान ने अंडमान निकोबार स्थायी सरकार बना दिया था भारत और दूसरी बात ममता मैंने जनरल परसेप्शन बताया है। गुलरेज जी प्लीज, अच्छा लगता है कि जब बारी आपकी आए बोलने की तो बोलिए, अच्छा लगता है, क्योंकि गुलरेज जी ब्रजेश जी को भी बोलने दीजिए। मैं आपके पास में भी आया हूँ, पर्याप्त समय दिया है, ब्रजेश जी के पास भी तथ्य से बात करिए। संविधान की धारा 19 यही कहती है व्यक्ति का अधिकार है। अगर ममता ने ऐसा किया, अगर आप रूप से गुल्लेश जी मैं आ जाऊंगा आपके पास में, मैं आपको भी वक्त दूंगा, ब्रजेश जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास में आऊंगा, आपकी बात जो होगी वो भी आना चाहिए। गुल्लेश जी प्लीज, ब्रजेश जी बोलिए, ब्रजेश जी बोलेंगे, गुल्लेश जी प्लीज, ब्रजेश जी की बात आ जाने दीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आजाद हिंद फौज की घटना किया था तो उस समय स्वतंत्र सेनापति की हैसियत से एक नहीं बल्कि 12 मुल्कों ने उनको मान्यता दिया था और अंडमान निकोबार ने तो अपना द्वीप तक दिया था। और कहा था साहब स्थायी सरकार के लिए हम ये दे रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि नेताजी का परिवार ये मानता है कि कांग्रेस को जो सपोर्ट करना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं हुआ। नेताजी की जिस तरह से चाहे उनके निधन की लेकर बात हो कि तमाम तरह की उसको शुभाशंका अभी भी है, और जिस तरह से चाहे जांच की बात हो या अन्य तरह की बात हो, उनका परिवार अभी भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता आया है। जबकि बीजेपी को लेकर कहा था कम से कम बीजेपी आगे तो बढ़ी इस दिशा में। 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी के कारण शुरू हुआ था। 6 जुलाई, अरे यार गुल्लेश जी प्लीज, महात्मा गांधी ब्रजेश जी को बोलने दीजिए जी।
आगामी विजय के लिए मैं आपको अपना आशीर्वाद देता हूं और आप विजय लेकर के आएंगे। कांग्रेस ने पूरी तरह सपोर्ट किया, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, कांग्रेस के लाल बाल पाल ने, सभी लोगों ने नेताजी को एप्रिशिएट किया। नेताजी ने कहा इस देश नहीं समूचे विश्व के पहले पंक्ति वो प्रखर राजनेता थे जिनको लोग दिल से श्रद्धा करते थे, सम्मान करते थे। और आज उनकी बेटी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उनकी बेटी ने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमको पूरे परिवार को सपोर्ट किया है। ऐसी कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी अनावश्यक कसूर देती है। और जिस तरह से आज पूरे का पूरे घटनाचक्र में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया और जो मंत्रियों ने भाषण दिया, मैं देख रहा था वहाँ आसनसोल से जो मंत्री हैं वो जब भाषण देने खड़े हुए उनके समय तो कोई नारे नहीं लगे। तो मेरा कहना यह है कि आप किसी को पराजित तरीके से इरिटेट करोगे, ह्यूमिलेट करोगे तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। और ममता दीदी ने बिल्कुल ठीक किया, जय श्री राम की जगह जय सिया राम के नारे लगते। चलिए तो चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, पश्चिम बंगाल में बड़े कार्यक्रम का आयोजन, इसके साथ पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी ने अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में जिस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसमें शामिल हुए। लेकिन एक तरफ नेताजी का जो योगदान इस देश के प्रति, या फिर दूसरी तरफ आज के दिन केंद्र की तरफ से, सरकार की तरफ से वो तमाम तरह की घोषणाएं जो कुछ पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कुछ की नेताजी के नाम पर। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा के चुनाव होना है और कहीं ना कहीं जो सियासी बिसात है वो लंबे समय से बिछ रही है। आज भी, आज के आयोजन में भी कोलकाता में वो तमाम सारी चीजें दिखी। लेकिन देखना है, एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति देश का जिस तरह से विश्वास, उनके प्रति एक सम्मान और जो कुछ उनका योगदान रहा है, बचपन से लेकर बड़े तक हमने उनको पढ़ा है, सुना है, जाना है सभी ने कि क्या कुछ उनका समर्पण रहा है। और आज के दिन सियासत, राजनीति भी नेताजी के नाम पर रही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर गुलेश शेख साहब आपका, ब्रजेश पांडे साहब आपका और वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट साहब आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। और जिस तरह से नेताजी के नाम पर वो तमाम तरह की घोषणाएं जो पीएम नरेंद्र मोदी ने की हैं, या फिर सियासत और राजनीति भी उन्हीं के नाम पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल और कोलकाता में देखी गई है, कुल मिलाकर यही कि नेताजी का जो योगदान इस देश के प्रति है, अमूल्य है, अतुलनीय है और इस बात को सभी मानते हैं। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।